हेलो एवरीवन, दिस इज ग्रीष्मा। तो यहाँ पे आपको मालूम है मैं हैब पढ़ाने वाली हूँ पूरा, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन और होम्योस्टेटिस की पूरी डिटेल में हमने स्टडी कर ली थी, ठीक है। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सेल और उसके रिलेटेड सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। हम तो हमें मालूम है कि ये सेल होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी कवरिंग होती है। ये कवरिंग को मालूम है क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो हम पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसका एक और भी नाम होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा लेमा भी इसे हम कहते हैं, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। अब ये किस चीजों से बनी होती है? बेसिकली 3 चीजों से बनी होती है, ठीक है। लिपिड्स, लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट से बनी होती है। ओके, तो हम लिपिड्स भी बाद में फर्दर डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, लिपिड्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। ओके, ठीक है। तो हम बात करते हैं ना, इसका भी बहुत स्मॉल पोर्शन होता है, तो हम बोल सकते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन है लाइपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना होता है, तो हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। ओके, लिपिड्स में भी फॉस्फोलिपिड्स का मेन कंट्रीब्यूशन होता है। फॉस्फोलिपिड्स का एक एग्जांपल है इसका लेसिथिन, ठीक है। इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स में, उसमें से भी एक फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन, वो मेनली सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन होता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स का। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स हमें मालूम है ये हेड होता है और यहाँ पे ये टेल होता है, ठीक है, इस तरीके से ये हेड है। हेड को हम हाइड्रोफिलिक पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। और ये हमारा टेल है, ठीक है। ये हमारा पोलर पार्ट होता है, दिस इज पोलर होता है, और ये टेल है, ठीक है। और ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, और ये नॉन पोलर होता है। ओके, अब ये फिलिक है, हाइड्रोफिलिक, तो ये हमारा वाटर लविंग पार्ट होता है, तो दिस इज वाटर, वाटर लविंग पार्ट है ये। फोबिक पार्ट मतलब कि फोबिक मतलब फोबिया, इसको पानी से फोबिया है, तो ये वाटर हेटिंग पार्ट है, ठीक है, वाटर हेटिंग पोर्शन है ये। ओके, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कुछ परसेंटेज की बात कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मेनली परसेंटेज 20% तक का ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और यहाँ पे मेनली जो फॉस्फोलिपिड्स होता है ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये 75% तक का यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अभी हम प्रोटीन्स की टाइप्स की बात करते हैं। लिपिड्स के पार्ट की बात हो गई, अभी प्रोटीन्स भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। ओके, प्रोटीन्स, तो अभी प्रोटीन्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। प्रोटीन्स भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, जिसे हम पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, पेरिफेरल, और इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली? यहाँ पे जो हमारा मेम्ब्रेन होता है ना, एक्चुअली कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कुछ लिपिड की बाइलेयर की, ठीक है, ऐसे।
तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ प्रोटीन्स ढसे हुए होते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे तो ये दोनों ही लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड है, मैंने पहले बता दिया था। अब ये प्रोटीन्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस आर प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बाहर प्रेजेंट है ना, बाहर के साइड, ये लिपिड लेयर की बाहर के साइड जो ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। लिपिड की बाइलेयर है, ये लिपिड की बाइलेयर है, ओके। ये जो बाहर है ना, इसे ही हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, और ये जो पार्शियली या फिर फुल्ली एम्बेडेड है ना इस लिपिड की बाइलेयर के अंदर, इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, ये, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और ये हमारा इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ठीक है। अभी हम इन दोनों के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड, बाहर की तरफ होती है, आउटसाइड ऑफ लिपिड की बाइलेयर, ठीक है, बाहर की साइड होती है। और ये क्या होती है, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन, ये या तो पूरी तरीके से एम्बेडेड होता है या फिर अधूरे, मतलब कि पार्शियली एम्बेडेड होते हैं लिपिड की बाइलेयर के अंदर। तो इट इज फुल्ली या फिर पार्शियली एम्बेडेड, ठीक है, ढसे हुए होते हैं, एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे ज्यादा कौन से होते हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, वो लेयर होती है ना, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, ओनली यहाँ पे 30% ही ये प्रेजेंट होती है, और ये जो होते हैं ना, ये ज्यादा होते हैं, रिमेनिंग 70% ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज भी होती है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे, ओके, ठीक है। ये लिपिड की बाइलेयर है, ठीक है। अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे प्रोटीन के संग ही स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं, और ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं, इस तरीके से ब्रांच होते हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, इसी स्ट्रक्चर जो बाहर हुए होते हैं, ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं, देख सकते हो बाहर प्रोटीन से अटैच होते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स दो चीजों से बने होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लस ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, दो चीजों से ये बने होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन से ही बने होते हैं, ठीक है। पर शुगर यहाँ पे अटैच होती है, इसीलिए शुगर अटैच रहती है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको ग्लाइको नाम दे दिया। तो ये दो चीजों से अटैच होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज कितना था, 20%। फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, 75%। ओवरऑल सेल की बात कर रही हूँ। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, ये तकरीबन 5% तक का कंट्रीब्यूशन करती है एक जनरल सेल के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बात है, ये जो परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज हर एक सेल में सेम रहते हैं, ये बात फिक्स नहीं है, ये तो हमने जनरल बात कर दी। अलग अलग सेल में ये जो परसेंटेज है ना, वो वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रेड ब्लड सेल की बात कर देते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल, तो इसके अंदर हम लिपिड्स प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज के रेशियो की बात कर लेते हैं। कितना होता है ये, हमने यहाँ पे पहले ही पढ़ा था, लिपिड सबसे ज्यादा होती है, बट आरबीसी के अंदर एग्जांपल लिया, आरबीसी के अंदर लिपिड्स यहाँ पे 40% तक का कंट्रीब्यूट करता है, प्रोटीन्स 52% एंड कार्बोहाइड्रेट्स रिमेनिंग 8%,
तक का कंट्रीब्यूट करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ना हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेरी होती है अकॉर्डिंगली टू द सेल टाइप। अलग अलग सेल के अंदर ये जो परसेंटेज होती है ना वेरी होते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर इतना परसेंटेज है, मान लो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर कुछ और परसेंटेज है, न्यूरॉन के अंदर कोई और परसेंटेज होगा, तो ये वेरी करता है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेरीज, ये वेरी करता है, वेरी अकॉर्डिंगली विथ, ठीक है, सेल टाइप। ये वेरी करता है सेल टाइप के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, ये स्ट्रक्चर का नाम होता है लिपिड बाइलेयर। वी नो इसका नाम होता है, इसका नाम होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लूइड मोज़ेड मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेड मॉडल। ये 1972 के अंदर डिस्कवर हुआ था। ये यहाँ पे नाम याद रख लो, लिपिड की बाइलेयर की फ्लूइड मोज़ेड मॉडल होता है। ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। निकोल एंड सिंगर नाम के दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ये मॉडल को 1972 के अंदर, ठीक है, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये जो लेयर होती है ना वो कांस्टेंट नहीं रहती, ये थोड़ी सी हिलती है। इसी मूवमेंट को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक है। हम देखते हैं आगे। ओके, जो जैसे कि मैंने पहले बताया लिपिड की बाइलेयर कांस्टेंट नहीं रहती है, थोड़ी सी हिलती है। अभी इसके अंदर दो चीजें होती है मेनली, लिपिड्स और प्रोटीन्स। वो दोनों कैसे किस तरीके से मूवमेंट दिखाते हैं हम देखते हैं। तो ये जो क्षमता है ना मूवमेंट की, इसी को ही हम लिपिड की बाइलेयर की फ्लूइडिटी भी मेंशन करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट और फ्लूइडिटी, ठीक है। कौन सी दो चीजें होती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे लिपिड्स होते हैं मेनली, बाइलेयर की बात कर रही हूँ, ठीक है। लिपिड की बाइलेयर के अंदर लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लिपिड्स तो छोटे छोटे होते हैं ना, ऐसे तरीके से होते हैं लिपिड्स, इस तरीके से लिपिड्स, ठीक है। बट प्रोटीन्स तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्बेडेड होता है इसके लेयर के अंदर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो लिपिड होती है ना, ये इस तरीके से लेटरल मूवमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है ना इसकी, तो ये इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, मतलब कि यहाँ पे लेटरल मूवमेंट भी कर सकती है ये, ठीक है, लेटरल मूवमेंट भी कर सकती है ये, प्लस यहाँ पे ये ऊपर नीचे मूवमेंट भी कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पे भी जा सकते हैं, ऊपर वाला नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट तो करता ही है, साथ में ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी करता है, ठीक है। तो प्लस ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी करता है, ओके। ये स्टेबल नहीं रहता, ये मूवमेंट करता है, तो हम इसकी फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, एम्बेडेड होता है, तो वो सिर्फ लेटरल मूवमेंट कर सकता है, ऊपर नीचे यानी कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन्स नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सिर्फ लेटरल मूवमेंट ही होता है, ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया, बस यही होती है एक्चुअली। ये फ्लूइडिटी और मूवमेंट जो होता है ना जरूरी होता है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है सेल ग्रोथ के अंदर, ठीक है। तो ये फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमने सेल मेम्ब्रेन एक पूरे अच्छे से डिटेल में यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आगे की सेल ऑर्गेनल्स की, अंदर जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बताया है न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन का, ओके। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। उसके अंदर एक टर्म आता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। एंडो, अभी क्या होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, देखते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यहाँ पे हम
एनिमल सेल की बात करते हैं। यहाँ पे हम प्लांट सेल नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, एनिमल सेल की ही यहाँ पे बात करेंगे। तो उसके अंदर वैक्यूल वो एब्सेंट होगा एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें, इसके अंदर 3 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, ठीक है। गोल्जी बॉडी आती है यहाँ पे, गोल्जी बॉडी, और यहाँ पे लाइसोसोम्स आते हैं। 3 सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ, लाइसोसोम्स आते हैं, ठीक है। ये तीनों ही सेल ऑर्गेनल कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये, सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं ये, ठीक है। एक ही सिंगल लेयर होती है इनके स्ट्रक्चर के आसपास, ठीक है। अभी ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोला इन तीनों ही ऑर्गेनल्स को, ये तीनों ही ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये तीनों ही इनके जो फंक्शंस होते हैं ना, इन तीनों के फंक्शंस वो आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इनके जो फंक्शंस होते हैं ना वो आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, एक दूसरे के बिना ये काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होते हैं, ठीक है। इनके अलावा बाकी के जितने भी और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, वो नॉन एंडोमेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट दिस 3 सेल ऑर्गेनल्स, एक्सेप्ट दिस, इनके अलावा बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है। एक्सेप्ट दिस ऑल अदर सेल ऑर्गेनल्स आर नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, क्योंकि वो इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अकेला काम कर सकते हैं, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सेंट्रोजोम वो भी अकेले काम कर सकते हैं, राइबोसोम्स भी अकेले काम कर सकते हैं, बट इन तीनों को आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहा जाता है। चलो अभी आज हम इन तीनों को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, इन तीनों ही सेल ऑर्गेनल्स को। पहले ही हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, ठीक है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, कैसे होते हैं ये 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, सेल के अंदर 3 अलग अलग स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। फाउंडेड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ये पहला ट्यूब्यूलर फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्यूलर फॉर्म में हो सकता है। कैसे होता है ट्यूब्यूलर फॉर्म, ऐसे, ठीक है, ट्यूब्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। वेसाइकल फॉर्म में पाया जाता है, वेसाइकल फॉर्म में मतलब राउंड, गोल आकार, गोल शेप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फॉर्म में पाए जाते हैं। तीसरा यहाँ पे सिस्टर्नी फॉर्म में पाए जाते हैं, सिस्टर्नी फॉर्म मतलब कि यूजुअली ये ऐसे ही फॉर्म में होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे होते हैं ये, इस तरीके से, ऐसे, यूजुअली ये इस तरीके से होता है, ठीक है, सिस्टर्नी फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, अभी हम आगे बात करते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, पहले भी मैंने बता दिया था सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल होता है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी ये 2 प्रकार, हम आउटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो होता है ना, इनसाइड ऑफ दिस एंडो, इसके अंदर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, इनसाइड ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम कहते हैं ल्यूमिनल पार्ट, ठीक है, LUMINAL, ल्यूमिनल पार्ट, इसे हम कहते हैं अंदर वाले पोर्शन को। और बाहर क्या होता है, ये किस तरीके से प्रेजेंट होता है, सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और इसके यहीं पे ही ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अंदर तो ल्यूमिनल पार्ट है, अभी यहाँ पे बाहर आउटसाइड क्या होगा, दिखाई दे ही रहा है, इसके बाहर तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म ही होता है ना, सब जगह यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो आउटसाइड तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ओके ठीक है। अभी इनके 2 फॉर्म्स भी आते हैं, ठीक है, RER ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम पढ़ते हैं अभी।
ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किस बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड हुआ है, हम उसका बेसिस लिखते हैं बेसिस, ठीक है। बेसिस क्या है इसका बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ राइबोसोम्स। ये दो टाइप में डिवाइड होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप में डिवाइड होता है। अगर प्रेजेंट है राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर तो इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। अगर राइबोसोम्स नहीं है प्रेजेंट तो इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ बातें कर लेते हैं। ये कंटिन्यूअस होता है टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि मैं पहले लिख लेती हूँ, इट इज कंटिन्यूअस टू द न्यूक्लियर, टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कंटिन्यूअस होता है, यहाँ पे सेल होता है, ठीक है। यहाँ पे बाहर हमारा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे इस तरीके से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसके कंटिन्यू में इसको टच होता हुआ ही ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होगा, इसको ये यहाँ से ही कंटिन्यू में बनाता है ये, इस तरीके से, ठीक है। कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज कंटिन्यूअस टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साथ ही में ये किसका सिंथेसिस करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। क्यों, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इट इज सिंथेसाइज करता है या फिर फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स का, ठीक है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। साथ में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी कभार टूटने लगती है, इसका डिसअपीयरेंस होने लगता है, तो वापस से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो रीअपीयरेंस, वापस से उसको बनाता है, रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तीन इसके फंक्शन हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ फॉर्मेशन करता है। इसने फॉर्मेशन किया प्रोटीन्स का, ये किसका फॉर्मेशन करता है, इसके पास तो राइबोसोम्स है ही नहीं, ये लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो हम इसका क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस ऑफ, आसान भाषा में, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ किसका, लिपिड्स प्लस स्टेरॉइड्स का। स्टेरॉइड्स यानी कि टेस्टिस हो गया हमारा, ठीक है, एग हो गया, इसका फॉर्मेशन करती है। खत्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस इतना ही था, वेरी इजी, बस यही है। अभी दूसरे स्ट्रक्चर में हम जाते हैं, गोल्जी बॉडी। चलो पढ़ते हैं अभी वो क्या होता है। ओके, सेकंड, दूसरा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या था, गोल्जी बॉडी। ओके, ये क्या होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है ये गोल्जी बॉडी, देखो इस तरीके से। डायग्राम तो यहाँ पे अच्छे से नहीं फॉर्म हो पाएंगे, बट ऐसा ही दिखता है ये गोल्जी बॉडी, इस तरीके से। ये ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर होते हैं इसके, ठीक है। ऐसे, ठीक है, ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। इस एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्टेप है ना, तो एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी यूनिट ऑफ दिस गोल्जी बॉडी, एक घुमावदार स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। ये कैसे अरेंज है, ये पैरेलली अरेंज है, देखो पैरेलली, उल्टे सुल्टे नहीं अरेंज है, पैरेलली, एक के पीछे कैसे अरेंज है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पैरेलली अरेंज है, और ये स्टैक बना रहे हैं, ठीक है, एक के ऊपर
ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टैक बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम गठरी बनाते हैं ना कपड़े की, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेंसली स्टैक टुगेदर, डेंसली स्टैक टुगेदर, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये जो गोल्जी बॉडी होता है ना, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। हमेशा एंडोप्लाज्मिक ईआर और न्यूक्लियस से हमेशा ये एसोसिएटेड रहता है, साथ ही में रहता है ये, ठीक है, क्योंकि इनके फंक्शन से कोऑर्डिनेट है, तो इन तीनों को तो साथ में रहना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज एसोसिएटेड, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही में है, तो एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस, ठीक है। अभी जो गोल्जी बॉडी होते हैं ना, ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अभी ये पैकेट्स बनाते हैं, कैसे, मैं लिखती हूँ, देखो, ये फॉर्म करता है पैकेट्स को, पैकेट्स यानी कि बेसिकली इसका क्या काम है, पैकेजिंग का काम है। किसका पैकेट्स बनाएगी, देखते हैं। फॉर्म करता है पैकेट्स को, यानी कि ये पैकेजिंग का काम करती है, पैकेजिंग का काम करते हैं। किसके पैकेट्स को बनाता है ये, ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के पैकेट्स को बनाता है, जो कि कहाँ पे बने थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने थे, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने थे। सो पैकेट्स बना था प्रोटीन्स और लिपिड्स का, जो कि एक्चुअली फॉर्म हुए थे, विच आर फॉर्म्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ओके। अभी ये पैकेट्स तो बनाता है, प्लस यहाँ पे प्रोसेसिंग का भी काम करता है, ये प्रोसेसिंग यानी कि मॉडिफिकेशन भी करता है ये प्रोटीन्स और लिपिड्स का, भी बताती हूँ, ये मॉडिफिकेशन कर देता है। सीधा सीधा ये प्रोटीन्स और लिपिड्स आ रहे थे अकेले फॉर्म में, अभी ये कुछ यहाँ पे ज्वाइंट करता है, शुगर को ज्वाइंट कर लेता है, इसको वैरायटी बना देता है। ये जो गोल्जी बॉडी ना, इसकी वैरायटी, प्रोटीन्स की वैरायटी बनाता है। शुगर को ज्वाइंट कर दिया तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, शुगर को प्रोटीन के संग ये ज्वाइंट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है, प्लस शुगर को लिपिड के संग भी ज्वाइंट कर लेता है, मतलब कि ग्लाइकोलिपिड्स का भी यार फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, ज्वाइंट कर देता है। तो इसने मॉडिफाइड कर दिया, ये भी करता है, प्लस साथ में ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, आगे भेजता है, आया आगे गया, एंटर एंटर, प्रोटीन्स लिपिड्स आए, मॉडिफिकेशन अंदर हुआ, बाहर निकल गए, एग्जिट हो गए, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, मतलब कि डिस्पेंस करते हैं, ठीक है, इस तरीके से डिस्पेंस कर देते हैं, ठीक है। तो इसके 3 काम हो गए, पैकेट्स बना दिया, पैकेजिंग हो गया प्रोटीन्स लिपिड्स का। अगर मॉडिफिकेशन करना है, वैरायटी बनानी है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स भी बना दिया, बाहर भी भेज दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, डिस्पेंस कर दिया। अभी ये जो गोल्जी बॉडी होती है ना, उसके भी 2 फेजेस होते हैं, मैं बताती हूँ। एग्जिट, ओके, गोल्जी बॉडी के 2 फेज होते हैं, ठीक है, 2 फेजेस होते हैं इसके। ये जो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कॉन्वेक्स एंटर फेस, इसे हम कहते हैं सिस फेस। नंबर 1 इसका पहला फेस हो गया, सिस फेस, ठीक है। दूसरा बाहर निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, ट्रांस फेस, कॉन्केव स्ट्रक्चर है, ट्रांस फेस, ठीक है, दूसरा फेस भी हो गया ट्रांस फेस। ये कैसा होता है, ये कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स होता है, सॉरी, सिस फेस हमारा कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स फॉर्म का है भाई। ट्रांस फेस बाहर निकल रही, कॉन्केव शेप का होता है, ये कॉन्केव शेप का हो गया, ठीक है। अभी
यहाँ पे ना ये हमारा सिस फेस है, कॉन्वेक्स फेस है, हमें मालूम पड़ गया, ठीक है। अभी ये हमारा फॉर्मिंग फेज है, यहाँ पे लिपिड्स प्रोटीन्स आ रहे हैं और यहाँ पे ये ग्लाइकोलिपिड्स अटैच हो रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स का, तो इसे हम कहते हैं ये फॉर्मिंग फेज है। ये सिस फेज कैसा फेज है, ये फॉर्मिंग फेज है। यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, बन गए ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पे, अभी इसको बाहर निकालना है, ट्रांसपोर्ट करना है, डिस्पेंस करना है, तो ये मैच्योरिंग फेज है। मैच्योर बन गए, अभी मैच्योर भी हो गए, मतलब कि ये मैच्योरिंग फेज है, ठीक है। ये हमारा मैच्योरिंग फेज है। इस तरीके से सारी चीजें होती है। ओके, अभी यहाँ पे ये जो क्षमता है ना गोल्जी बॉडी की कि ये सिंथेसिस कर पाता है, ये ग्लाइकोलिपिड्स का ग्लाइकोप्रोटीन्स का सिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, सिंथेसिस करता है। ये क्षमता कैसे कैसे शुगर को लिपिड के संग जोड़ के ग्लाइकोलिपिड्स बना देता है, शुगर को प्रोटीन के संग जोड़ के ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है। क्यों ये गोल्जी बॉडी ही बनाता है, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज नाम का एक इसके पास एंजाइम होता है। क्यों ये ऐसा बनाता है, ये क्यों दूसरे कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनके पास एंजाइम होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम होता है, इसीलिए ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स बना सकता है। साथ ही में यहाँ पे ये जो गोल्जी बॉडी होता है ना, ये मॉडिफाइड वर्जन होता है, मॉडिफाइड होके ये फिर एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। स्पर्म के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से ऐसे यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्रोसोम। तो ये एक्चुअली एक्रोसोम कैसे बना, ये जो गोल्जी बॉडी ना ये मॉडिफाइड होके एक्रोसोम में कन्वर्ट हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है। ये मॉडिफाइड होता है गोल्जी बॉडी और एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, सो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एक्रोसोम, ठीक है, ये बात होती है। अभी इसने जो पैकेट्स बनाए ना, जो पैकेट्स इसने डिस्पेंस किए, उन्हीं पैकेट्स में अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसी ना किसी पैकेट्स के अंदर प्रेजेंट है तो ये लाइसोसोम्स हो जाएंगे। सो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि दिस गोल्जी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। क्यों, क्योंकि पैकेट्स बनाते हैं, पैकेट्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो लाइसोसोम्स हो गए। सो सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स, इसने तो एक पूरा नया सेल ऑर्गेनल ही बना दिया, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स, कौन सी वाली थैली को हम लाइसोसोम्स कहेंगे, जिन थैली को ये बना रहा है, जिन थैली के अंदर अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम अगर जिन भी थैली के अंदर प्रेजेंट है वो लाइसोसोम्स हो गया, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे एग के अंदर जो यॉक होता है ना, यॉक, वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू ही बनता है। क्यों, क्योंकि गोल्जी बॉडी के अंदर एक विटेरिजेनेसिस नाम का एंजाइम होता है, ठीक है, विटेरिजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ यॉक, एंजाइम की, ये एंजाइम की वजह से ये यॉक का भी फॉर्मेशन होता है। बस यही पूरा गोल्जी बॉडी है, खत्म हो गया, वेरी इजी, ठीक है। अभी एक और लास्ट बचा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, दैट इज लाइसोसोम, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। थर्ड एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का सेल ऑर्गेनल, ओके। क्या बचा अभी हमारा आखिरी सेल ऑर्गेनल एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का, लाइसोसोम्स, ठीक है। इनके अंदर मैंने बताया जिन थैली के अंदर होगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वही लाइसोसोम्स होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, ये थैली ही है। लाइसोसोम्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, ये थैली ही है जिसके अंदर अगर इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। सो हैविंग प्रेजेंस ऑफ अगेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। अभी एंजाइम हर वक्त एक्टिव नहीं होता, ठीक है, इसका भी टाइमिंग होता है। यहाँ पे
ये जो एंजाइम होता है ना कब वर्क होता है, कभी एक्टिव फॉर्म में होता है। इट ओनली वर्क्स ऑन इन पीएच 4 से 5, अगर पीएच होगा मतलब कि स्लाइट एसिडिक अगर पीएच होगा तभी ये एक्टिवेट होगा, ये एंजाइम तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होते हैं। अब ये जो लाइसोजाइम्स होते हैं ना, मैंने अभी बताया ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, बहुत सारे होते हैं एक ही सेल के अंदर, मतलब के पॉलीमॉर्फिक होते हैं नेचर में, पॉलीमॉर्फिक होता है इन नेचर। ठीक है, मतलब पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक है, मैनी, बहुत सारे होते हैं। अभी जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये डाइजेस्ट कर देते हैं। लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सबको मालूम है, सुसाइडल बैग होता है। सुसाइडल बैग होता है क्यों, अपने ही आपको ये मार देता है। सुसाइडल बैग्स होते हैं ये, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है। जब भी ये बर्स्ट होता है तो ये डाइजेस्ट कर देता है सारे बायोमोलिक्यूल्स को। तो ये जब भी बर्स्ट होता है ना, देन इट डाइजेस्ट ऑलमोस्ट ऑल बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन्स हो गया हमारा, फैट्स हो गया हमारा यानी कि लिपिड्स हो गया, फैट्स हो गया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये सारे क्या है, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स है। इन सबको डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, ये बात होती है। अच्छा, अब ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, यहाँ पे बना देती, लाइसोसोम होते हैं ना, इसके यहाँ पे मेम्ब्रेन में, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पोर्शन है। यहाँ पे कुछ पंप होते हैं। ठीक है, मतलब कि मेम्ब्रेन पे, किसकी मेम्ब्रेन पे, इसकी तो बात कर रहे हैं, लाइसोसोम्स के मेम्ब्रेन पे यहाँ पे प्रोटॉन पंप्स होते हैं, प्रोटॉन पंप्स होते हैं जो कंटिन्यूसली H+ आयंस को पंप करते हैं ताकि ये जो एसिडिक मीडियम है ना वो मेंटेन रह सके। ठीक है, प्रोटॉन पंप्स होता है विच कंटिन्यूसली पंप्स H+ आयंस को ये पंप करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द एसिडिक मीडियम। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये लाइसोसोम्स है। बस यही, ये खत्म हो गया। तो हमारा यहाँ पे ये 3 हमारे जो पोर्शन थे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम वो हमने कंप्लीट किया। इसके अलावा यहाँ पे और भी 4 सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, ये तो हमने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के 3 ऑर्गेनल्स की बात कर दी। इसके अलावा यहाँ पे 3 है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, सेंट्रियोल है, राइबोसोम्स है और कुछ माइक्रोबॉडीज है। ठीक है, ये 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, अगर कुछ दिक्कत रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।